ट्रायंगल है ना। यहाँ पे वोल्टेज थी रजिस्टर की और ये साइड इक्वल है पैरेललोग्राम की, ये वी आर है तो ये भी वी आर है, और ये वी सी है, पहले से हमने देख रखा है वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। तो इसकी तीनों साइड हमें पता है, ये वी आर है, ये वी सी है और ये रिजल्टेंट वोल्टेज है ई। तो इस ट्रायंगल का अगर हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज कैसे आएगा, अंडर द रूट इस साइड का स्क्वायर प्लस में इस साइड का स्क्वायर, है ना। तो पहले ये लिख लेते हैं, वी आर स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर वी सी स्क्वायर, वी सी स्क्वायर, ठीक है। इसको खोल लेते हैं, ये वोल्टेज तो आई आर होती है और आई आर होती है तो लिख लिया हमने आई आर, ये रेजिस्टर की वोल्टेज थी। ये कैपेसिटर की वोल्टेज है तो ये भी आई आर है, लेकिन कैपेसिटर का रेजिस्टेंस तो एक्स सी है ना। कैपेसिटर का रेजिस्टेंस एक्स सी है और इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। इतना आ गया, आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखो ये भी वोल्टेज है और ये टोटल वोल्टेज है, और टोटल वोल्टेज को मैंने बताया था कि ऐसे लिखते हैं, आई जेड। टोटल रेजिस्टेंस है उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड का नाम क्या है, अभी मैंने बताया था इम्पीडेंस, ठीक है, इम्पीडेंस। अब ये लिख लेते हैं आगे एज इट इज, आई आर का होल स्क्वायर और ये आई एक्स सी होल स्क्वायर, इतना आ गया। इसमें से आई कॉमन ले लो तो आई का स्क्वायर है 12 आएगा, तो यहाँ पे आई आ जाएगा, आई से आई कट जाएगा तो जेड आ गया हमारे पास। तो जेड की वैल्यू इतनी आ गई, आर स्क्वायर, है ना, आई तो 12 ले लिया था और प्लस में एक्स सी का स्क्वायर, तो जेड की वैल्यू इतनी आ गई। जेड क्या है, ये ईएमएफ थी, मैंने लिखा ईएमएफ को आई आर, आर का मतलब ये रेजिस्टेंस, तो पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस है, पूरी सर्किट के रेजिस्टेंस को कहते हैं इम्पीडेंस। तो ये क्या है, इम्पीडेंस, पूरी सर्किट की अपोजिशन है, ठीक है। तो इम्पीडेंस निकाल दिया हमने इस सर्किट का जेड, ठीक है। अब ये फाई निकालते हैं कि हमने जो एसी सर्किट, एसी सर्किट के साथ जो रेजिस्टर और कैपेसिटर लगाए हैं ना, तो इसमें ईएमएफ तो इतनी थी और इसमें जो भी करंट फ्लो होगा उस करंट के और ईएमएफ के बीच में क्या फेज रिलेशनशिप है वो देखते हैं। तो देखो फिर, देखो सर्किट में ओनली रेजिस्टर था ना, तो रेजिस्टर था तो वोल्टेज और ईएमएफ दोनों सेम फेज में, तो सर्किट का करंट यहाँ पे है। फिर उसके अंदर अगर हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया तो कैपेसिटर की वोल्टेज पीछे रहेगी, है ना, कैपेसिटर की वोल्टेज पीछे रहेगी। एक वोल्टेज यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज यहाँ पे है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज यहाँ पे है और करंट यहाँ पे है ना, करंट यहाँ पे है। तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज से करंट तो आगे है, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो करंट आगे और ईएमएफ पीछे है ना। तो करंट आगे कितना है, देखो फाई एंगल से आगे है। हमने करंट और ईएमएफ के बीच में एंगल फाई ले लिया, हमें नहीं पता कितना एंगल है फाई, सोल्व करेंगे अभी। तो करंट और ईएमएफ के बीच में एंगल कितना है फाई, तो करंट आगे है, करंट आगे है तो लिख लेते हैं फिर इंस्टेंटेनियस करंट इज गिवन बाई, करंट कैसे लिखें, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन, आगे है ना करंट, इस ईएमएफ से फाई आगे है करंट, तो फाई आगे है तो ओमेगा टी प्लस फाई, है ना। अगर ओनली इंडक्टर या कैपेसिटर होता था तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आता था। अब ओनली कैपेसिटर इंडक्टर नहीं है, रेजिस्टर के साथ में कैपेसिटर है, कैपेसिटर तो फाई एंगल आ गया यहाँ पे, फेज डिफरेंस फाई। इस फाई की वैल्यू कितनी है, इस फाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे, फाई की वैल्यू हमेशा हम निकालेंगे टेंजेंट फाई से, टेंजेंट फाई से, टेंजेंट फाई निकाल लो यहाँ पे। देखो ये ट्रायंगल है, टेंजेंट फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्या है परपेंडिकुलर, ये तो इसकी इक्वल है, ये साइड तो इसकी इक्वल है, ये कितना है VC, तो परपेंडिकुलर तो है VC और परपेंडिकुलर बाय बेस, ये परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल का, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये तो इसके इक्वल है, इसके इक्वल, ये क्या है VR। तो टेंजेंट थीटा आएगा VC बाई VR। ये वोल्टेज है कैपेसिटर की और वोल्टेज तो होता है IR और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है XC। ये रेजिस्टर की वोल्टेज है ना, तो ये सिंपल IR, आई से आई कट गया, XC बाई R, इतना आ गया। यहाँ से हमने फाई निकालना है क्योंकि इस फाई की वैल्यू पता करनी है, और यहाँ से फाई निकालेंगे तो टेंजेंट को इधर ले जाओ, तो ये बन गया टेंजेंट इनवर्स XC बाई R। तो कितना आया फाई की वैल्यू, फाई की वैल्यू इन पे डिपेंड करती है कि हम XC और R की वैल्यू क्या पुट करते हैं, सर्किट में क्या दे रखी है उसी हिसाब से एंगल आएगा। तो हम ये बताएंगे कि जब सर्किट के अंदर when circuit has resistor and capacitor then current leads the EMF by
फेज डिफरेंस फाई एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ फाई, फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स सी बाई आर। इनको वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे तब पता लगेगा क्या फेज डिफरेंस है। अगर सर्किट के अंदर कैपेसिटर की जगह इंडक्टर कनेक्ट किया था हमने, कैपेसिटर की जगह अगर इंडक्टर कनेक्ट किया था ना, तो क्या आया था करंट, तो करंट -5 आया था और अब आया है +5। तो इसके अंदर करंट क्या है, लैग्स बिहाइंड ईएमएफ आएगा, कि करंट पीछे चलता है ईएमएफ के, तो यहाँ पे करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ आएगा। ठीक है, तो अब हमने सारा क्या पढ़ा वो देख लेते हैं, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आसान। अगर स्टार्टिंग से नहीं पढ़ोगे तो फिर गलती करोगे। हमने स्टार्ट किया एसी सर्किट विद कैपेसिटर ओनली। रिवाइज कर लेते हैं। सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगा दिया, सर्किट बनाने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी, बिल्कुल आसान है। हम इससे स्टार्ट करते हैं कि हमने ईएमएफ इतनी दी है, इससे स्टार्ट करके करंट निकालना है। कैसे निकालें करंट, हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा है कि कैपेसिटर जब भी पढ़ते हैं ना तो एक फॉर्मूला ये आता है Q इज इक्वल टू CV। V वोल्टेज है, ईएमएफ है, यहाँ पे ईएमएफ लिख लिया, ईएमएफ की वैल्यू ये पुट कर दी। चार्ज आ गया, करंट होता है चार्ज का एक बार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसकी वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर दी, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है ना, तो इतना आ गया डिफरेंशिएशन। फिर इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे ओमेगा सी को 1/ओमेगा सी लिख दिया, क्योंकि 1/ओमेगा सी ना, ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा तो यही बन जाएगा, तो इसको ऐसे लिख दिया। इसको ऐसे क्यों लिखा, इसको ऐसे इसलिए लिख दिया, इसका ये फॉर्मूला बनाने के लिए कि ईएमएफ के अपॉन में रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट होता है, और यहाँ पे मैंने करंट लिखना था, देखो यहाँ पे करंट लिखना था, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है ना। तो एक्सी आ गया, एक्सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी। ये क्या है, कैपेसिटी और रिएक्टेंस या फिर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। ठीक है, तो इससे हमारे पास ये करंट का फॉर्मूला आ गया है ना। और करंट का फॉर्मूला क्या आया, यहाँ पे फेज डिफरेंस +5/2। ये कैपेसिटर जब कनेक्ट करेंगे ना तो करंट आगे होता है 90 डिग्री के एंगल से। ऐसा ही हमने डायग्राम में बना दिया कि ईएमएफ अगर यहाँ पे है ना तो करंट 90 डिग्री से आगे होगा जब सर्किट के अंदर ओनली कैपेसिटर है। तो बिल्कुल आसान है। उसके बाद हमने ये पढ़ा है कि एसी सर्किट विद रेजिस्टर एंड इंडक्टर ओनली। एसी सर्किट के अंदर रेजिस्टर और इंडक्टर है तो कैसे करें, तो रेजिस्टर और इंडक्टर है तो लगा दिए हमने सर्किट के अंदर, ये सोर्स है, तो फर्स्ट स्टेप हर किसी के अंदर सेम आएगा, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसके बाद इसके बारे में लिखेंगे कि सर्किट के अंदर इफ सर्किट हैज ओनली रेजिस्टर देन ईएमएफ एंड करंट आर इन सेम फेज। इसके बारे में लिख दिया। अब इसके बारे में लिखेंगे कि सर्किट के अंदर अगर ओनली इंडक्टर है तो करंट पीछे रहता है, ये लिखेंगे। तो सर्किट के अंदर इंडक्टर है, इफ सर्किट हैज ओनली इंडक्टर, सर्किट के अंदर अगर ओनली इंडक्टर है देन करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ, तो करंट पीछे चलता है π/2 से। जो भी बात मैंने यहाँ पे बोली इन दो पॉइंट में वो यहाँ पे लिख ली कि सर्किट के अंदर ओनली रेजिस्टर है ना तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, तो एक लाइन पे ड्रॉ कर दिए। अगर सर्किट के अंदर इंडक्टर है तो करंट पीछे रहता है, और करंट पीछे रहता है इसका मतलब वोल्टेज आगे है, तो इस करंट से वोल्टेज देखो 90 डिग्री आगे बढ़ा दी इंडक्टर की। इंडक्टर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये वोल्टेज ऑफ इंडक्टर 90 डिग्री आगे बढ़ा दी। अब देखो एक वोल्टेज यहाँ पे है रेजिस्टर वाली, एक वोल्टेज यहाँ पे इंडक्टर की, दोनों का रिजल्ट आएगा बीच में, तो बीच में ले ली वोल्टेज, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। अब इसको सोल्व करके हम ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो ईएमएफ कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो या फिर पैरेललोग्राम लॉ लगा दो। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया कि इस ट्रायंगल के अंदर इस साइड का स्क्वायर, ये तो रिजल्टेंट ईएमएफ है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, ये लिख लिया। अब ये वोल्टेज है तो ये भी आईआर होती है, ये भी आईआर और ये भी आईआर। तो पीछे वाला फॉर्मूला मैंने ये लिख लिया, इसका स्क्वायर हटा के अंडर द रूट, ये वोल्टेज है तो ये भी आईआर, ये वोल्टेज भी आईआर और ये भी आईआर। ये टोटल वोल्टेज है, तो टोटल रेजिस्टेंस जेड होता है सर्किट का, इस रेजिस्टेंस का नाम है इम्पीडेंस, है ना। ये रजिस्टर वाली वोल्टेज है तो आईआर, और ये इंडक्टर की वोल्टेज है तो आई एक्सएल, क्योंकि इंडक्टर का रेजिस्टेंस है ना वो एक्सएल होता है, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। आई यहाँ से कॉमन लेके इससे काट दो तो जेड की वैल्यू आ गई। तो ये जेड क्या है, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का मतलब जब सर्किट के अंदर दो कंपोनेंट कनेक्ट है रेजिस्टर और इंडक्टर, तो उसका टोटल रेजिस्टेंस ये होता है, इसको इम्पीडेंस कहते हैं। अगर सर्किट के अंदर ओनली इंडक्टर कनेक्टेड है ना तो रेजिस्टेंस ये होता है, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। अब हमने इस सर्किट के अंदर फेज निकालेंगे कि कितना फेज का डिफरेंस है। फेज का डिफरेंस यहाँ से देखेंगे हम, टोटल वोल्टेज यहाँ पे है और टोटल करंट यहाँ पे है ना। तो देखो करंट तो पीछे है, अगर वोल्टेज आगे होगी
क्योंकि एंगल यहाँ से इधर जाते हैं तो वोल्टेज तो आगे है, तो करंट पीछे है, तो करंट निकालना तो करंट पीछे है, कितना पीछे है, फाई एंगल, तो फाई एंगल से करंट पीछे है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि करंट है वो फाई एंगल से पीछे है, तो माइनस फाई कर दिया। ये फाई निकाल ले कैसे, उस ट्रायंगल से टेंजेंट थीटा निकाल लो, तो इस ट्रायंगल से टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो वी एल, ये साइड वी एल है ना, तो ये भी वी एल है, तो वी एल बाई ये क्या है वी आर, इससे सोल्व कर लिया हमने फाई, वी एल बाई वी आर से ये वोल्टेज है तो आई आर, ये वोल्टेज है तो वी आई आर, ये रेजिस्टर की थी तो रेजिस्टेंस आर है, ये इंडक्टर की थी तो रेजिस्टेंस एक्सएल, ये काट दो, इतना क्या फाई निकालना है, इधर ले जाओ टेंजेंट इनवर्स, तो यहाँ पे जो फाई फेज डिफरेंस है ना वो यहाँ से सोल्व करके आएगा, तो न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं इसके ऊपर, डेरिवेशन तो आई आएगा। सेम तरीके से रेजिस्टर एंड कैपेसिटर का सोल्व कर लिया हमने, तो सेम वही लिखा, सेम लाइन, ये ओनली रेजिस्टर कनेक्टेड है तो सेम फेज में, और कैपेसिटर कनेक्टेड है तो करंट आगे होता है पाई बाई 2 से, ऐसा सेम मैंने डायग्राम में बना लिया कि रेजिस्टर कनेक्टेड है ना तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में, तो सीधी एक लाइन पे बना दिए। अगर कैपेसिटर कनेक्टेड है तो करंट आगे होता है, और करंट यहाँ पे है तो इसका मतलब ये आगे है, तो कैपेसिटर की वोल्टेज तो पीछे होगी, तो पीछे हमने इससे पीछे 90 से यहाँ पे बना दी। अब यहाँ से पैरेललोग्राम लो बना लो, ये वी आर है तो ये भी वी आर होगा, और ये वी सी है तो ये भी वी सी होगा। यहाँ से ये ट्रायंगल ले लिया हमने, ये ट्रायंगल ले लो या फिर ऊपर वाले ले लो, कौन सी ले लो, सेम ट्रायंगल है, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर प्लस में इस साइड का स्क्वायर, ये ले लिया, इसको खोल दिया, वोल्टेज आई आर होती है, ये भी आई आर, आई कॉमन लेके काट दो, ये वोल्टेज आई जेड होती है, तो आई से आई कैंसिल होगा, जेड बच गया इम्पीडेंस। और ऐसे ही हमने यहाँ पे देखा कि टोटल वोल्टेज यहाँ पे है और करंट यहाँ पे, तो करंट आगे है ना, यहाँ पे देखेंगे तो इधर चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, करंट आगे है, फाई एंगल से आगे है, तो करंट देख लो फाई एंगल से आगे दिखा दिया हमने, तो इंस्टेंटेनियस करंट इज गिवन बाय दिस, एंड दिस करंट लीड्स द ईएमएफ बाय फेज फाई, और फाई की वैल्यू कितनी है, टेंजेंट फाई से निकालेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर मैं याद दिला देता हूँ, सर्किट में अगर ओनली रजिस्टर है ना, सर्किट में ओनली रजिस्टर है तो उनका फेज डिफरेंस है वो 0 है, या फिर दोनों का फेज सेम है, कितना था फेज ओमेगा टी, और इनका डिफरेंस लेंगे तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कितना आया 0, तो फेज डिफरेंस 0। अगर सर्किट में ओनली इंडक्टर है ना, ओनली इंडक्टर, तो फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का है, फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का, इसमें करंट पीछे चलता है करंट, ठीक है। अगर सर्किट में कैपेसिटर है ना तो यहाँ पे भी फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का है, इसमें करंट आगे चलता है ईएमएफ से। अगर सर्किट में इंडक्टर है ना, तो सर्किट में अगर इंडक्टर है तो एल लिख लेते हैं हम, इंडक्टर, और कैपेसिटर को सी लिख लेते हैं। तो सर्किट में अगर ओनली इंडक्टर है तो इसके रेजिस्टेंस को एक्स एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इंडक्टर है तो इसके रेजिस्टेंस को एक्स एल से, और कैपेसिटर है तो इसके रेजिस्टेंस को एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/ओमेगा सी, ये याद रखना है, एक्स सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी। देखो हमने सोल्व किया था, कैपेसिटर वाला टॉपिक है, एक्स सी की वैल्यू कितनी है, एक्स सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी, याद रखने ये कहीं पर भी न्यूमेरिकल में एक एक दो नंबर में आ जाएंगे। तो एक्स एल की वैल्यू है ओमेगा एल और एक्स सी की वैल्यू है ओमेगा सी। ये तब है जब अकेला इंडक्टर है अकेला कैपेसिटर है, इसका नाम इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और जब हम दो दो कंपोनेंट कनेक्ट कर देते हैं, दो दो कंपोनेंट कौन से कनेक्ट किए, रेजिस्टर और कैपेसिटर कनेक्ट किए हैं, तो इस केस में क्या रेजिस्टेंस है, तो देखो फिर जब हम दो दो कंपोनेंट कनेक्ट कर देंगे, रेजिस्टर और इंडक्टर कनेक्ट किए सर्किट में और ये कनेक्ट किए ना, तो फेज डिफरेंस कितना आया, तो हमारा फेज डिफरेंस आया टेंजेंट इनवर्स, अगर आर और एल है ना तो एक्स एल बाई आर आएगा, और जब सर्किट के अंदर आर और सी होंगे ना, आर और सी होंगे, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस आएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स सी बाई आर, सी है तो एक्स सी बाई आर, एल है तो एक्स एल बाई आर। देखते हैं ये है ठीक है। तो लास्ट में हमने आर सी वाला पढ़ा था, है ना, आर सी वाला पढ़ा था, देख लो आर सी वाला पढ़ा था, फेज डिफरेंस क्या आया एक्स सी बाई आर, टेंजेंट इनवर्स एक्स सी बाई आर, तो इस तरह से याद रख लेंगे हम, आर सी का है तो एक्स सी बाई आर और आर एल का तो एक्स एल बाई आर, ठीक है। इन दोनों का अगर सर्किट में ये है तो कंबाइंड रेजिस्टेंस को हम जेड से डिनोट करते हैं, और इस जेड का नाम है इम्पीडेंस। कई बार ओनली ये पूछ लेते हैं व्हाट इज इम्पीडेंस ऑफ आर एल सर्किट आर सी सर्किट,
तो इम्पीडेंस होता है टोटल रेजिस्टेंस। कैसे आएगा, ऐसे करके, अगर ये दोनों है ना तो कितना आया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, है ना, इन दोनों का। इसका रेजिस्टेंस ये होता है और इंडक्टर का रेजिस्टेंस एक्सएल होता है, तो इतना आएगा। अगर ये दोनों सर्किट के अंदर है तो जेड की वैल्यू आएगी आर स्क्वायर, और इसके रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, एक्सी से, तो एक्सी का स्क्वायर। तो ये इनकी इम्पीडेंस है या फिर टोटल रेजिस्टेंस है। तो देखो फिर आरसी सर्किट का यही आया था कि इम्पीडेंस आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। तो ये आरसी सर्किट है, इसका क्या आया था रेजिस्टेंस, आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। तो यही हमने निकाला है। तो ये याद करने के तरीके हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारा नोट करोगे फिर नोटबुक में और याद करोगे। आज के लिए यही काम है। हमने अब तक एसी में क्या क्या पढ़ा है, एसी में हमने अब तक ये पढ़ा है एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, उसके बाद एसी सर्किट, एसी सर्किट विद रेजिस्टर ओनली, इंडक्टर ओनली, कैपेसिटर ओनली, और फिर पढ़ा है एसी सर्किट विद आरएल एंड आरसी, रेजिस्टर एंड इंडक्टर एक साथ पढ़े हैं, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर एक साथ पढ़े हैं। तो यहाँ तक का याद करोगे, कल क्लास में सुनूंगा ये सारा।